सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, जिसको RAE भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो ये डिजीज है, ये डिजीज अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं। जो एबनॉर्मलिटीज अपन इससे पहले पढ़ी थी, उन सारी एबनॉर्मलिटीज में जो कॉज थे, उन कॉज को डिटेल में अपन पढ़ेंगे। मतलब कि अपने जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन डिजीज पे आ गए, तो डिजीज को अपन स्टार्ट करते हैं आज से। फर्स्ट जो डिजीज अपनी वो है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। देखिए, पहले अपन जो इनलार्जमेंट वगैरह है, जो हाइपरट्रॉफीज है जो होती है, उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में जो अरिथमिया है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट का मतलब जो राइट एट्रियम है वो क्या हो गया, इनलार्ज, मतलब कि डायलेट हो गया, बड़ा हो गया। तो राइट एट्रियम इनलार्ज हो गया है। तो ईसीजी के अंदर उसको कैसे देखेंगे, किस कारण की वजह से, क्या सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, कैसे अपन उसको ट्रीट करेंगे और क्या क्या उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान से आपको क्लास को देखना है। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट का मतलब राइट एट्रियम जो है वो क्या हो गया है, इनलार्ज। ये राइट एट्रियम है एंड ये लेफ्ट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम जो है वो क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। तो इनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया, तो जिस वजह से ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे और क्यों हो रहा है ये। पहली बात तो हो क्यों रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो वो कॉज पढ़ेंगे। देन उसके बाद में कि इसके क्राइटेरिया क्या होंगे, ईसीजी के अंदर इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किसी पेशेंट के राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है या नहीं है। तो अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब अपन डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है। द राइट एट्रियल इनलार्जमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। भाई, हार्ट का जो राइट एट्रियम है उसकी साइज में इंक्रीज हो जाना, उसी को अपन क्या कहते हैं, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। इसको देखो शॉर्ट में RAE भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, RAE। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट इज ए स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। ये स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है। भाई, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो रही है। इन विच राइट एट्रियम बिकम डायलेट। राइट एट्रियम क्या हो जाता है, इसके अंदर डायलेट, बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है ड्यू टू प्रेशर ओवरलोड और वॉल्यूम ओवरलोड और बोथ। किस वजह से हो सकता है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से। भाई देखो, डायलेट हो रहा है, चैम्बर जो है बड़ा हो रहा है, तो किस कारण से, दो कारण की वजह से हो सकता है। एक तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से और एक प्रेशर के बढ़ने की वजह से, या दोनों के बढ़ने की वजह से भी क्या हो सकता है, इनलार्जमेंट हो सकता है। तो अपन यहाँ पे आगे डिटेल में देखेंगे भाई प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, क्रॉनिक राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अगर लंबे समय तक राइट एट्रियल इनलार्जमेंट होता है तो जिस वजह से क्या हो सकता है, एट्रियल स्ट्रेच, एट्रियम जो है वो थोड़ा स्ट्रेच खिंच जाएगा। भाई जितना ज्यादा, ऐसे मानिए बलून है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की, अगर उसमें आप 7 लीटर 8 लीटर डाल दोगे तो वो क्या होने लग जाएगा, स्ट्रेच होने, खिंच जाएगा। तो स्ट्रेच हो रहा है, तो इस सेम राइट एट्रियम भी क्या हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। और क्या हो सकता है, फिब्रोसिस। फिब्रोसिस मतलब जो लेयर है, जो लेयर है सेल से, वो क्या हो सकती है, फिब्रस टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। मतलब कि वो थोड़ी हार्ड हो सकती है, स्ट्रेच हो जाती है, हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। देन उसके अलावा क्या हो जाता है, इंक्रीज रिस्क इन एट्रियल अरिथमियाज। और क्या हो सकता है, एट्रिया के अंदर अरिथमिया हो सकता है, जिस कारण की वजह से एट्रिया के अंदर क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है। मतलब राइट एट्रियल इनलार्जमेंट का अगर अपन ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर वो लंबे समय तक है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, अरिथमिया स्टार्ट हो सकते हैं। कौन से अरिथमिया, एट्रियल अरिथमिया स्टार्ट हो सकते हैं, लाइक एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटर या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, ये जैसी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ईसीजी क्राइटेरिया। अब आपको समझ में आ गया कि अपना जो राइट एट्रियम है वो क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। ये राइट एट्रियम है, ये इनलार्ज हो रहा है। तो इसके इनलार्ज होने की वजह से ईसीजी के अंदर अपन कैसे इसको डायग्नोज करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो वो आज अपन देखेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि एट्रियम जो है, अपन बात करते हैं राइट एट्रियम की। तो राइट एट्रियम जो है, ठीक है, अपन कंडक्शन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है, एसए नोड से। एसए नोड से जनरेट होने के बाद में वो पूरे एट्रियम के अंदर जाती है, ठीक है। कौन कौन से, राइट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये बात आपको पता है। जिसकी वजह से दोनों एट्रिया क्या करते हैं, डिपोलराइज करते हैं और एक नॉर्मल पी वेव बनती है, ठीक है। ये अपन ने बेसिक वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं कि जब नॉर्मल पी वेव जो बन रही है, उसके दो फेज होते हैं, एक फर्स्ट फेज और एक सेकंड फेज। जो फर्स्ट फेज जो बनता है वो किस वजह से बनता है, राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन की वजह से। राइट एट्रियम जब डिपोलराइज करता है तो कौन सी फेज बनता है, फर्स्ट फेज। और जब लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइज करता है तो कौन सी फेज बनती है, फेज 2। मतलब पीवेव को आपने दो भागों में बांटा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज किस वजह से बना, राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन की वजह से। सेकंड फेज बना लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन की वजह से। अब यहां पे आपको समझना है, जब नॉर्मल हार्ट था तो एक नॉर्मल पी वेव बन रही थी, ठीक है, दोनों फेज जो है नॉर्मल बन रहे थे, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। पर राइट एट्रियम के बढ़ने की वजह से, भाई ये दोनों चेंबर से, राइट एट्रियम के बढ़ने की वजह से क्या होगा,
कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा देर तक एट्रिया के अंदर घूमेगी। जो एट्रिया का राइट साइड का जो एट्रिया है उसका डिपोलराइजेशन थोड़ा ज्यादा देर तक होगा, ज्यादा समय तक होगा। ज्यादा समय तक होने की वजह से क्या होगा कि अब जैसे दो डिफ्लेक्शन है, जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा बड़ा होने लग जाएगा, और ये जब डिफ्लेक्शन बड़ा होगा तो जो अब देखिए अब जो पी वेव की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। क्यों हो रही है, क्योंकि राइट एट्रियम क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो राइट एट्रियम के इनलार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ज्यादा देर तक राइट एट्रियम के अंदर घूमेगी। भाई ऐसा समझिए इतना सा कोई बॉक्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, तो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन जो है कम है, पर अब इसी जगह ये बड़ा हो गया, इसकी साइज जो है बड़ी हो गई, तो इंपल्स को टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा समय, ये इंपल्स है ज्यादा देर तक इसमें राइट एट्रियम के अंदर घूमेगी। इस वजह से क्या होगा कि जो एट्रिया है, जो फर्स्ट एट्रिया की वजह से जो पी वेव है वो थोड़ी टोल जाने लग जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, और इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, पी पल्मोनिल। क्या बोलेंगे, पी पल्मोनिल। आई बात समझ में। तो क्या देखने को मिलता है राइट एट्रियम के अंदर, पी पल्मोनिल, मतलब कि टॉल पी वेव देखने को मिलती है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं किसमें देखने को मिल रही है। अब आपको नॉर्मल, जब आपने अगर बेसिक क्लास पढ़ी है तो आपको पता है कि अगर किसी पेशेंट के पी वेव अगर आपको अच्छे से देखनी है तो कौन सी लीड के अंदर देखते हैं, लीड सेकंड के अंदर। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, लीड सेकंड के अंदर। आपको पता है कि लीड सेकंड के अंदर पी वेव सबसे बेस्ट देखने को मिलती है, या फिर लीड थर्ड के अंदर और एवीएफ के अंदर, पर सबसे बेस्ट किसके अंदर देखने को मिलती है, लीड सेकंड के अंदर। तो आपको ध्यान है लीड सेकंड के अंदर सबसे अच्छे देखने को मिलती है, तो टॉल पी वेव भी किसके अंदर देखने को मिलेगी, लीड सेकंड के अंदर। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया आपका यहीं से हो गया। पहला क्राइटेरिया क्या है, पी पल्मोनिल। क्या देखने को मिलेगा, पी पल्मोनिल, मतलब टॉल पी वेव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या देखने को मिलेगा, टॉल पी वेव कितनी, मोर देन 2.5। अब यहां पे आपको समझ रहा है भाई, पी वेव तो दिख गई, पर पी वेव कितनी दिखेगी, टॉल कितनी। अब आपको अगर नॉर्मल आपने क्लास ली है तो आपको पता है कि नॉर्मल पी वेव की जो हाइट रहती है, जो एम्पलीट्यूड रहता है वो कितना रहता है, नॉर्मल पी वेव का एम्पलीट्यूड कितना रहता है, लेस देन 2.5, या तो 2.5 या लेस देन 2.5। तो अगर पी वेव की जो हाइट है वो कितनी हो जाए, मोर देन 2.5 हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टॉल पी वेव, और वो किसको इंडिकेट करेगी, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। तो पहला क्राइटेरिया पी पल्मोनिल, दूसरा क्राइटेरिया टॉल पी वेव। कितनी पी वेव टॉल हो रही है, मोर देन 2.5, 2.5 से ज्यादा किसके अंदर, लीड सेकंड के अंदर, एंड समटाइम्स इन लीड थर्ड एंड एवीएफ। समटाइम्स लीड थर्ड और एवीएफ के अंदर भी होती है, पर सेकंड के अंदर तो आपको देखने को मिलेगी, पर कितनी मिलेगी, मोर देन 2.5 mm। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दो क्राइटेरिया आपके कंप्लीट हो गए, तीसरा क्राइटेरिया की बात करते हैं। अब यहाँ पे तीसरे क्राइटेरिया को पढ़ने के लिए आपको V1 लीड पे जाना पड़ेगा। भाई आपको पता है, मैंने जब नॉर्मल पीवेव बताई थी तो मैंने दो चीज बताई थी। पहली चीज थी कि सेकंड लीड के अंदर पीवेव सबसे अच्छी देखने को मिलती है, और V1 जो लीड होती है उसके अंदर पीवेव बाइफेजिक देखने को मिलती है। बाइफेजिक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रिफ्लेक्शन दोनों, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये बात मैंने बताई थी किसके अंदर, V1 के अंदर। कौन सी वेव, पी वेव। भाई अपनी पी वेव है, ये किसके अंदर, V1 के अंदर आपको बाइफेजिक देखने को मिलेगी, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी देखने को मिलेगी। पर अब ये आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव बन रहा है ये बन रहा है किस वजह से, और ये नेगेटिव बन रहा है किस वजह से। अब आपको समझना है भाई, V1 अपन किधर लगा रहे हैं, राइट साइड में लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स राइट में जा रही है तो पॉजिटिव आता है, अब लेफ्ट में जा रही है तो नेगेटिव आता है। भाई अगर इलेक्ट्रोड आप लगा रहे हो, इलेक्ट्रोड से अगर इलेक्ट्रिसिटी दूर जाती है तो नेगेटिव आता है, इसकी तरफ आती है तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रोड से दूर जा रही है तो नेगेटिव आया। तो आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, बाइफेजिक पी वेव। अब इस बाइफेजिक पी वेव की वजह से क्या होगा ये आपको समझना है। भाई ये बाइफेजिक आपकी नॉर्मल पी वेव बन गई, पर अब आपका राइट एट्रियम क्या है, इनलार्ज, बड़ा है। तो राइट एट्रियम बड़ा है तो आपका जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट डिफ्लेक्शन है और ये सेकंड डिफ्लेक्शन है, तो आपका फर्स्ट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा। और फर्स्ट डिफ्लेक्शन अगर बड़ा होगा, ये देखिए फर्स्ट डिफ्लेक्शन बड़ा होगा, सेकंड तो छोटा ही है। आप समझिए ये फर्स्ट डिफ्लेक्शन है, ये सेकंड डिफ्लेक्शन है। तो अब जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन है वो बड़ा है, सेकंड छोटा है। तो अब ये बड़ा कितना होना चाहिए, अगर 1.5 mm से ज्यादा है, ठीक है 1.5 mm से ज्यादा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पी पल्मोनिल या टॉल पी वेव बोलेंगे, और किसको इंडिकेट करेगा, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को। तो आपको समझना है पहला क्राइटेरिया पी पल्मोनिल, दूसरा क्राइटेरिया 2.5 mm से ज्यादा पी वेव देखने को मिलेगी लीड सेकंड के अंदर, हाइट मतलब, और तीसरा क्राइटेरिया है पी वेव जो होगी वो 1.5 mm से ज्यादा होगी किसके अंदर, V1 और V2 के अंदर, ठीक है, मेनली V1 के अंदर, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइफेजिक पी वेव, वो सेम चीज हो गई भाई, पी वेव बाइफेजिक बन रही V1 के अंदर। अब उसमें भी क्या है, जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये फर्स्ट फेज जो है ये तो रहेगा पॉजिटिव, बड़ा रहेगा और लार्ज रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा और लार्ज रहेगा, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्मॉल रहेगा और
नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे एक बात समझ में, फर्स्ट पॉजिटिव कंपोनेंट होगा, सेकंड नेगेटिव कंपोनेंट होगा, और फर्स्ट वाला जो है वो बड़ा होगा। कितना बड़ा होना चाहिए? 1.5 mm से ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीयूएफ का एक्सिस। भाई 3 क्राइटेरिया आपको याद हो गए, ठीक है। V1 वाला हो गया, सेकंड लीड हो गया, और पीपल मोनिल होगा। तीसरा क्राइटेरिया, चौथा क्राइटेरिया क्या है? द एक्सिस ऑफ द पीयूएफ शिफ्ट टू द मोर देन 75 डिग्री। आपको पता है कि जो एट्रिया है, राइट एट्रियम है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो डायरेक्शन है, जो ये वेक्टर बनता है, वो कितना बनता है? 0 से लेके 75 के बीच में। ये पीयूएफ का एक्सिस रहता है नॉर्मल। जब आपने नॉर्मल पीयूएफ पढ़ी थी तो उसमें पीयूएफ का एक्सिस बताया था कि 0 से कितना रहता है? 75 डिग्री। पर अगर अब क्योंकि राइट एट्रियम बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वेक्टर है वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और कितना हो जाएगा? मोर देन 75 से ज्यादा की तरफ होने लग जाएगा। जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? 75 डिग्री से ज्यादा की तरफ होने लग जाएगी, ठीक है। तो 4 क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं किसके? राइट एट्रियल एनलार्जमेंट के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेस की, किस किस कारण की वजह से जो है आपके क्या देखने को मिल रही है? राइट एट्रियल एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। पहला कॉज है ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है? ट्राइकस्पिड का मतलब जो ट्राइकस्पिड वॉल है, अब यहाँ पे आप समझे, ये आपके ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं। इन ट्राइकस्पिड वॉल का काम क्या है? जो राइट एट्रियम का ब्लड है उसको राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजना, यही तो काम है। ये खुलते हैं, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, आरवी के अंदर। अब ये जो वॉल है, इनके अंदर 2 बीमारी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक तो हो सकती है रिगर्जिटेशन जो लिखा हुआ है, दूसरे हो सकती है स्टेनोसिस। रिगर्जिटेशन का मतलब अगर ये वॉल जो है, एग्जांपल लीजिए, वॉल पहले नॉर्मल थे, किसी कारणवश ये बंद नहीं हो पा रहे प्रॉपर, ये गेट है, ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पा रहे, क्लोज नहीं हो पा रहे। अब क्लोज नहीं होंगे, ये वॉल अगर क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा? राइट एट्रियम का ब्लड किसके अंदर गया? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल जब इस ब्लड को पंप करेगा तो अब क्योंकि ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाना चाहिए, अब क्योंकि गेट खुले होने की वजह से, ओपन होने की वजह से वापस ब्लड का क्या होगा? बैक फ्लो। क्या होगा? बैक फ्लो। और ब्लैक फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि राइट एट्रियम इनलार्ज हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब वापस देखिए, एग्जांपल लीजिए कि 5 लीटर ब्लड अपना राइट एट्रियम के अंदर है, ठीक है। 5 लीटर का सीधा किसके अंदर गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल को उस 5 को कहां भेजना है? अपने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पर क्योंकि ये बॉल ओपन होने की वजह से राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा कुछ ब्लड, अब क्योंकि 2 गेट हैं तो कुछ ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ आगे की तरफ जाएगा। तो मान के चलो 1 लीटर ब्लड ऊपर चले गया, ठीक है। ऐसे 1 लीटर नहीं जाता, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। 1 लीटर ऊपर चले गया, ठीक है। अब वापस राइट एट्रियम के अंदर कितना आएगा? 5। तो 5 + 1 कितना हो गया? 6। तो राइट एट्रियम का जो वॉल्यूम कितने का है? 5 का। पर अब यहाँ पे उसको कितना ब्लड लेना पड़ रहा है? 6। तो चैम्बर क्या हो गया? इनलार्ज होने लग जाएगा। तो राइट एट्रियम क्या हो जाएगा? इसमें इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? राइट एट्रियल इनलार्ज हो रहा है। तो पहली डिजीज क्या है? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अगर किसी के ट्राइकस्पिड वॉल जो है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होंगे, क्लोज नहीं होने की वजह से ब्लड का बैक फ्लो होगा, ब्लड के बैक फ्लो होने की वजह से राइट एट्रियम का वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट एट्रियम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो राइट एट्रियल इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का मतलब क्या? देखिए, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का मतलब है कि जो राइट एट्रियम है इसके अंदर जो वॉल है, कौन से? ट्राइकस्पिड वॉल। ये ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पा रहे। वहां पे तो क्या हो रहे थे? प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे रिगर्जिटेशन का मतलब ये प्रॉपर्ली क्या नहीं हो पा रहे? क्लोज नहीं हो पा रहे। और ये इसमें हमें क्या है? ये प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पा रहे। अब मान के चलो कोई गेट है, ये गेट अगर प्रॉपर्ली ओपन ही नहीं हो पा रहा, खुल ही नहीं पा रहा, खुलेगा ही नहीं तो ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। अब अगर ये वॉल खुलेंगे नहीं तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है आरवी के अंदर जाएगा ही नहीं। आरवी के अंदर नहीं जाएगा तो किसके अंदर बढ़ता रहेगा? अपने राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और राइट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? क्योंकि ब्लड जो नीचे जा ही नहीं रहा और राइट एट्रियम के अंदर ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भाई ब्लड तो राइट एट्रियम के अंदर आता जाएगा कंटिन्यू, और राइट एट्रियम अगर उसको नीचे नहीं भेजेगा प्रॉपर्ली तो राइट एट्रियम क्या होने लग जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। तो राइट एट्रियम इनलार्ज किस वजह से हो सकता है? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की वजह से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एएसडी। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब क्या? देखो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब अगर किसी के, ये अपना राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेप्टम है, इसको क्या बोलते हैं? IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इस सेप्टम के बीच में अगर कोई छेद हो जाए, ठीक है, ओपनिंग हो, जिस वजह से क्या हो सकता है? लेफ्ट एट्रियम का ब्लड किसके अंदर आ सकता है? अपना राइट एट्रियम के अंदर आ सकता है। और राइट एट्रियम के अंदर का ब्लड, जैसे मान के चलो इधर 5 है, इधर भी 5 है, अगर इधर से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से किसके अंदर आ गया? राइट एट्रियम के अंदर आ गया, तो राइट एट्रियम क्या हो सकता है? जैसे 5 है, इधर से अगर 1 लीटर भी ब्लड इधर आ गया तो इधर कितना हो गया? 5 + 1 6। तो चेंबर क्या हो जाएगा?
इनलार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी कितने की है 5 की, पर 1 लीटर एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। ये जो सारे डिजीज है ये सारे लंग्स की डिजीज की वजह से मेनली ये होता है भाई। ये तो आपने वॉल की डिजीज की वजह से देखा कि राइट एट्रियम इनलार्जमेंट हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर पल्मोनरी आर्टरी का जो है पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर बढ़ने की वजह से वो प्रेशर जो है कौन जनरेट करेगा? अपना राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ रहा है? अपना राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल की वजह से किस पे प्रेशर पड़ेगा? राइट एट्रियम पे। और ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट। मैंने बताया कि 2 वजह से होता है, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से और प्रेशर की बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? प्रेशर, और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर किसी के सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब जिन पेशेंट के जो लंग्स है प्रॉपर्ली गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, लंग्स जो है बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? गैसेस प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे लंग्स, भाई लंग्स है, लंग्स प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। प्रेशर किस पे पड़ेगा? अपना पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी किस पे पड़ेगा? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से किस पे पड़ेगा? राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या हो सकता है? राइट एट्रियम इनलार्ज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, टॉफ जिसको कहते हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर क्या होता है कि जो 4 मेनली डिजीज की वजह से होता है, ठीक है, जो कौन कौन सी होती है? सबसे पहली है पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब यही 2 चीजों से आपको समझ में आ जाएगा भाई। अगर किसी पेशेंट के पल्मोनरी स्टेनोसिस है, पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब पल्मोनरी वॉल जो है प्रॉपर्ली खुल नहीं पा रहे, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर नहीं जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किसके अंदर भरेगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल अंदर भरेगा तो राइट एट्रियम का प्रेशर किस पे पड़ेगा? राइट एट्रियम के ऊपर। तो राइट वेंट्रिकल की वजह से क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड का इकट्ठा होना, ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा, और राइट एट्रियम क्या हो सकता है? इनलार्ज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो जाए, राइट वेंट्रिकल अगर प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, प्रॉपर पंप नहीं करेगा, तो ब्लड किसके अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा? अपना राइट एट्रियम के अंदर। वही सीधी सी बात है, ये पंप नहीं करेगा तो प्रेशर किस पे पड़ा? राइट एट्रियम के अंदर। भाई तू संभाल। तो राइट एट्रियम अगर के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ता जाएगा, और बनने की वजह से राइट एट्रियम क्या हो सकता है? इनलार्ज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर अपनी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई एम्बोलिज्म हो जाए, फंस जाए कोई चीज, या कोई भी ब्लॉकेज हो जाए, तो जिस वजह से प्रेशर किस पे पड़ा? राइट वेंट्रिकल। भाई यहाँ से ब्लड आगे नहीं जा रहा तो प्रेशर किस पे पड़ा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से किस पे पड़ा? राइट एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ा, राइट एट्रियम पे प्रेशर पड़ा, राइट एट्रियम क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। तो ये कॉजेस हैं मेनली जिस वजह से क्या होता है? पेशेंट के राइट एट्रियम इनलार्जमेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? मेनली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई सिम्टम्स इसमें देखने को नहीं मिलते। पर क्या क्या सिम्टम्स, अगर जैसे ज्यादा इनलार्जमेंट हो जाए तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? फैटिक, थकान वगैरह होगी, डिप्सनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि प्रॉपर जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से डिप्सनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी, पल्पिटेशन, हार्ट जो है तेज फड़फड़ाएगा। उसके अलावा जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जो जुगुलर वेन होती है, ठीक है, जो नेक वाली जो वेन होती है वो इनलार्ज हो जाएगी। डिस्टेंशन मतलब इनलार्ज होना, बड़ी हो जानी, डायलेट हो जाना, मतलब जो वेन होगी वो थोड़ी फूल जाएगी ऐसे, या वाली नेक वाली। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल एडिमा। बॉडी के अंदर जो है वो क्या होने लग जाएगा? सूजन आने लग जाएगी, एडिमा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरों के अंदर, हाथों के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर पर ये सीवियर केसेस के अंदर होता है। सीवियर केसेस के अंदर क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा। भाई समझिए राइट एट्रियम के अंदर ब्लड भर रहा है। अब राइट एट्रियम की कैपेसिटी भी फिक्स है कि भाई ये 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर ही ले सकता है। तो अब जो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो तो बॉडी के अंदर ही जमा होता जाएगा। भाई ऐसा समझिए राइट एट्रियम क्या करता है? रिसीव करता है ब्लड को। अब ये पहले से भरा पड़ा है तो ये ब्लड को रिसीव करेगा नहीं, तो जो ब्लड बॉडी से आ रहा था वो बॉडी में जमा होता जाएगा, और बॉडी में जमा होता जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? उसमें एडिमा होने लग जाएगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्मर्स ऑफ द ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन, मतलब जब ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन होगा, ट्राइगस्पिड वॉल के अंदर जो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से क्या होगा? पेशेंट के मर्मर साउंड सुनाई देगा, मतलब एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे, भाई देखेंगे क्या कतारी एडिमा तो नहीं है, या जुगुलर वेन डिस्टेंशन तो नहीं है, या डिप्सनिया हो रहा है, या पाल्पिटेशन हो रहा है, जो भी उसको फिजिकली देखेंगे। देन उसके बाद में उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, जैसे भाई पेशेंट के कब हुआ, क्या दिक्कत हुई। देन उसके बाद में उसके ईसीजी करेंगे, इको करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, और कार्डिक एमआरआई करके अपन पता कर सकते हैं भाई पेशेंट के राइट एट्रियम इनलार्जमेंट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट, किस किस ट्रीटमेंट से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है, पर जिस कारण से है उसको सही करना है अपन को। तो सबसे पहले ट्रीट द अंडरलाइंग को, जिस कारण से अगर ये बीमारी हो रही है अपन को ट्राइगस्पिड वॉल की वजह से, तो ट्राइगस्पिड वॉल को सही करना है। ये जो है प्रॉपर डिजीज का ट्रीटमेंट ऐसे ही है, जिस कारण से उसको सही करना है।
अगर किसी का पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, मतलब पल्मोनरी बीपी की वजह से, भाई पल्मोनरी मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो जिस वजह से अगर हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, ऐसी दवाई देंगे जो क्या करेगी, पल्मोनरी बीपी को कम करेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कम करेगा। तो वो कौन से देंगे, वेसोडायलेटर्स। वेसोडायलेटर्स क्या करेगी, वेसल्स को डायलेट कर देगी। भाई ये समझिए वेसल है, इसके अंदर से ब्लड तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं अपन, अगर इस वेसल को मैं चौड़ा कर दूं, डायलेट कर दूं, ऐसी दवाई दूं जो इसको चौड़ा कर दे, तो डायलेट होने की वजह से क्या होगा, अब एरिया बढ़ गया तो ब्लड थोड़ा स्लोली जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम होने की वजह से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेटिक्स। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, बॉडी में ब्लड जमा होते जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स क्या करती है, बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा ब्लड है उसको, या फ्लूइड है, पानी है, उसको एक्स्ट्रा निकाल देती है यूरिन के थ्रू। जैसे अपन उसको देंगे वो किडनी पे काम करेगी, किडनी क्या करेगी, उस जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालने का काम करेगी, तो सूजन कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अगर पेशेंट की अरिथमिया हो रहा है, ठीक है, मतलब रिदम इरेगुलर हो रही है, हार्ट रेट तेज ज्यादा हो रही है, या फिर प्रॉपरली बीटिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है। और अरिथमिया को सही करने के लिए अपन क्या देंगे, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ठीक है, वो अरिथमिया को सही कर देगी। एंटीकोगुलेंट, अब क्योंकि ब्लड देखो राइट एट्रियम के अंदर जमा हो रहा है, राइट एट्रियम के अंदर जमा होने की वजह से यहाँ पे क्या बन सकता है, क्लॉट थक्का बन सकता है, भाई ब्लड क्लॉट है वो बन सकता है, तो क्लॉट से ना बने इसलिए अपन क्या देंगे, एंटीकोगुलेशन ड्रग्स। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स क्या होती है, जो थक्का नहीं बनने देगी। नेक्स्ट में बात करते हैं, अगर ट्राइगोस्पिड वॉल की वजह से, तो ट्राइगोस्पिड वॉल को रिपेयर करेंगे या रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर ट्राइगोस्पिड वॉल को अगर प्रॉपर्ली खुल नहीं पा रहा, प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहा, तो उसको रिपेयर करेंगे, और अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, मतलब बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहा, तो उसको रिप्लेस कर देंगे दूसरे आर्टिफिशियल ट्राइगोस्पिड वॉल से। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्जिकल रिपेयर फॉर द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अगर किसी पेशेंट के एएसडी की वजह से, मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, छेद की वजह से, तो इस छेद को अपन क्या कर देंगे, सर्जिकली क्लोज कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, बंद कर देंगे, जिस वजह से ब्लड जो है प्रॉपर्ली फ्लो होने लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्या क्या इसकी दिक्कत आ सकती है। तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, एट्रियल अरिथमियाज हो सकते हैं, मतलब एट्रियल के अंदर अरिथमियाज हो सकते हैं। कौन कौन से, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये आगे जो डिजीज है, 3-4 डिजीज के बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे क्या होती है, तो अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है, एट्रियल फ्लटर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। उसके अलावा राइट साइड का हार्ट फेल हो सकता है, राइट साइड जो है बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम इसमें भरा पड़ा है, प्रॉपर्ली पंपिंग नहीं हो पा रही। भाई वॉल्यूम है, समझिए चैम्बर है, पहले इतना सा था अब इतना बड़ा हो गया, तो वो प्रॉपर्ली बीटिंग जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने की वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो राइट साइड का हार्ट फेल हो सकता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मतलब थ्रोम्बस, यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। उसके अलावा प्रोग्रेसिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो बीपी है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, वो प्रोग्रेसिवली बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है पूरा, ये पूरा है राइट एट्रियल एनलार्जमेंट के लिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद में उसकी ईसीजी क्राइटेरिया, कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। और ईसीजी क्राइटेरिया अगर आप पढ़ते हैं तो उसके साथ में जो है आपको क्या लगाना पड़ेगा, ईसीजी की जो क्राइटेरिया उसके एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, जिससे आपको और भी बेटर मार्क्स मिल सकते हैं ईसीजी के अंदर। तो उसका डायग्राम आपको बना देगा, और इस कंटेंट को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई डाउट आता है इस कंटेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट। देखिए ये आपकी जो पी वेव है, ठीक है, ये इसके अंदर लीड सेकंड के अंदर कितनी होनी चाहिए, 2.5 mm, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और V1 के अंदर जो है आपकी पी वेव जो है वो बाइफेजिक होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1.5 mm। ये दो है, ये दो डायग्राम आप बना दोगे, आपके जो है क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में एक ईसीजी भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, तो उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई पी वेव जो है कैसी टोन थी। आपको लीड सेकंड और V1 देखनी है उस लीड के अंदर, उस ईसीजी के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।